हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना सीखेंगे यूजिंग ASP.NET Core 9 वेब एपीआई। और यहाँ पर हम JWT टोकन्स को यूज करेंगे फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस। और इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे वेब एपीआई के अंदर JWT टोकन्स को हम जनरेट करते हैं और कैसे हम JWT टोकन्स के थ्रू यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। So first of all, let me give you a brief overview of the application that we are going to create. So चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक ऑथ एपीआई है और एक ऑथ यूआई है। So ऑथ एपीआई बेसिकली ऑथेंटिकेशन एपीआई है जिसमें के डिफरेंट एंड पॉइंट्स हम क्रिएट करेंगे फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर। यहाँ पे रजिस्टर एंड पॉइंट है, लॉग इन एंड पॉइंट है और लॉग आउट है। और यहाँ पर हम JWT ऑथेंटिकेशन को यूज करेंगे। एंड सेकेंडली यहाँ पर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी को यूज करेंगे फॉर यूजर मैनेजमेंट। लाइक जितने भी हम यूजर्स डेटाबेस के अंदर रजिस्टर करेंगे उसके लिए हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम इन एंड पॉइंट्स को टेस्ट करने के लिए स्वैगर का यूज करेंगे और पोस्टमैन का यूज करेंगे। लाइक यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये हम लोग इस एपीआई को टेस्ट करेंगे कि लाइक हम यूजर्स को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और लॉगिन कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लॉगिन के एंड पॉइंट को हिट करेंगे, ईमेल पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से या एपीआई आपको एक JWT टोकन रिटर्न करेगी। सो ये भी हम सीखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमने एक वेदर फोरकास्ट का जो है प्राइवेट सॉरी प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट बनाया है जो कि ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर जो है उसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा, नॉट ओनली हम स्वैगर और पोस्टमैन से एपीआई को टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका एक फ्रंट एंड पे यूआई भी क्रिएट करेंगे जहाँ पे के हम इस ऑथ एपीआई को बेसिकली कंज्यूम करके इसका एक फ्रंट एंड भी बनाएंगे। सो लेट मी शो यू कि फ्रंट एंड किस टाइप का होगा। सो यहाँ पे एक बेसिक सा हमने फ्रंट एंड बनाया है, लाइक सिंपल सा, कि जिसमें कि जो जहाँ से हम इस एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक रजिस्टर का एंड पॉइंट है। लाइक यहाँ पे यूजर ने अपना जो है अपनी डिटेल्स बतानी है, लेट्स से नेम एंड ईमेल इज john@gmail.com, लेट्स से पासवर्ड 123। सो रजिस्टर करेंगे। सो ये उसी ऑथ एपीआई को यूज करके हमारे जो है यूजर हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है इन डेटाबेस। और डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। सेकेंडली हम जब यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं इसी यूजर से, let's say john@gmail.com, पासवर्ड इज 123। अच्छा, अब लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेविगेशन नैव बार में एक प्रोटेक्टेड डाटा के नाम से एक नेविगेशन आएगी जो कि ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर इसको देख सकता है। लाइक हम जब पहले लॉगिन नहीं थे एप्लीकेशन में तो हमारे सामने प्रोटेक्टेड डाटा की नेविगेशन नहीं आ रही थी। सो अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड डाटा पे क्लिक करें तो बेसिकली हम यहाँ पे ये वेदर फोरकास्ट का डाटा है। सो एक डमी सा डाटा है। सो लाइक इसका मकसद ये है कि ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर हमारे इस एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकता है। सो ये भी हम देखेंगे कि कैसे हम किसी एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से लेट्स से लॉग आउट कर लेते हैं। सो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आई श्योर यू वांट टू लॉग आउट, और लॉग आउट करेंगे तो अब आपके पास वो प्रोटेक्टेड डाटा का एंड पॉइंट शो नहीं हो रहा। सो आपको बेसिकली एप्लीकेशन में लॉग इन होना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस वीडियो। सो की टेक अवेज इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे JWT ऑथेंटिकेशन इन ASP.NET Core वेब एपीआई। उसके बाद यूजर मैनेजमेंट इन आइडेंटिटी के हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी को यूज करके हम कैसे यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं ASP.NET Core में। उसके बाद हम एपीआई जो एपीआई क्रिएट करेंगे उसे टेस्ट करेंगे स्वैगर और पोस्टमैन के साथ। आफ्टर दैट क्रिएटिंग यूआई फॉर ऑथेंटिकेशन, हम एक ऑथेंटिकेशन के लिए फ्रंट एंड एमवीसी एप्लीकेशन बनाएंगे और वहां से अपनी एपीआई को कॉल करेंगे और उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन करेंगे। सो ये पार्ट भी आप सीखेंगे। एंड फाइनली
हम आप इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि फैचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई यूजिंग जावास्क्रिप्ट, के जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम एपीआई के साथ लाइक उससे डाटा फैच कैसे करेंगे, उस पर डाटा पोस्ट कैसे करेंगे. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. अच्छा, अब हम देखते हैं कि JWT ऑथेंटिकेशन जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, उसका फ्लो क्या होगा. सो इसमें जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट है और एक सर्वर है. और क्लाइंट हमारा ब्राउजर होगा, या फिर हम जहाँ से अपनी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, लाइक पोस्टमैन से हम एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्लाइंट है. सो क्लाइंट से हम सबसे पहले क्रेडेंशियल्स पास करेंगे, लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड सर्वर को. और सर्वर जो है हमारा एक यूजर क्रिएट कर देगा बेस्ड ऑन ईमेल एंड पासवर्ड. अच्छा, अब हम नेक्स्ट टाइम जब अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन कर रहे होंगे तो हम यहाँ से ईमेल और पासवर्ड सर्वर को प्रोवाइड करेंगे, और सर्वर पहले उस ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट करेगा कि वो डेटाबेस में लाइक उसका यूजर क्रिएट हुआ हुआ है कि नहीं. अगर डेटाबेस में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सर्वर हमें एक JWT टोकन रिटर्न कर देगा. और उस टोकन को क्लाइंट जो है वो अपने फ्रंट एंड, अगर हम ब्राउजर से लेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उस टोकन को अपने ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे. सिमिलरली अगर हम इसे पोस्टमैन से जैसे टेस्ट कर रहे हैं तो हम इस टोकन को समवेयर उसको अपने पास कॉपी करके रख लेंगे. और अब इसके बाद जितनी भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट हैं, अब उस रिक्वेस्ट में हम लोगों को जो है ये JWT टोकन साथ में रिक्वेस्ट के हेडर्स में भेजना पड़ेगा. और सर्वर, अगर हमारी रिक्वेस्ट में वैलिड JWT टोकन होगा, लाइक सर्वर उसको वैलिडेट करेगा. और इफ इट इज अ वैलिड JWT टोकन तो सर्वर हमें करेक्ट रिस्पॉन्स देगा. और अगर हमारा जो टोकन है वो वैलिड नहीं है, लेट्स से इनवैलिड टोकन से ये मुराद है कि वो टोकन एक्सपायर हो चुका है, या फिर उस लाइक करेक्ट टोकन जो कि हमें एप्लीकेशन ने यहाँ पे रिटर्न किया था वो नहीं है, हमने उसको चेंज करके भेजा है, तो सर्वर हमें एरर देगा और वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा, या फिर हमें अनऑथराइज का यहाँ पे एरर आ जाएगा. सो दिस इज हाउ आवर एप्लीकेशन फ्लो इज. सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर एपीआई. सो सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें, और यहाँ पर हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करते हैं. अच्छा, यहाँ पे आपने वेब एपीआई सर्च कर लेना है, और ASP.NET कोर वेब एपीआई नेक्स्ट करते हैं. इस एपीआई का नाम हम देते हैं ऑथ एपीआई, और इसे आपने यहाँ पे पाथ देना है कि जहाँ पे स्टोर करना है. सो मैंने यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, और इस फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव करा रहा हूँ. आपने भी एक फोल्डर बना के उसके अंदर इसको सेव करा देना है, क्योंकि फ्यूचर में हम इसी फोल्डर के अंदर एक ऑथ यूआई के नाम से अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन भी बनाएंगे. अच्छा, सोल्यूशन नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑथेंटिकेशन, कुछ भी दे सकते हैं आप सोल्यूशन नेम. नेक्स्ट कर लें, और यहाँ से आपने अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है. सो मेरे हम क्योंकि करंट लेटेस्ट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, सो लेटेस्ट जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क है वो 9 है. सो मैं यहाँ से .NET 9 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS. और यहाँ पे आपने ये चेक कर लेना है कि इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट, यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है चेक बॉक्स, ये टिक होना चाहिए. और बाकी आप डिफ़ॉल्ट ही रखें, और आप यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. सो वेट करते हैं थोड़ा सा जब तक ये बन जाए. अच्छा, ये हमारा जी वेब एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और इसमें सबसे पहले हम कुछ न्यूगेट पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि इस एप्लीकेशन में हमें रिक्वायर होंगे. सो मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, यहाँ पे हम सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क को डॉट एसक्यूएल सर्वर, इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि एसक्यूएल सर्वर के साथ क्योंकि हम यहाँ पे डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे, सो दिस पैकेज इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. सो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे आपने देखना है कि ब्राउज पे आप जो है यहाँ पे ब्राउज टैब पे हो आप. तो ये पैकेज है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, इसको इंस्टॉल कर लें.
अच्छा, उसके बाद आपने जो दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स का पैकेज। ये बेसिकली माइग्रेशंस के लिए रिक्वायर होता है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, इसको भी इंस्टॉल करना है। यहाँ से आपने देखना है कि लेटेस्ट ये जो पैकेज है, ये जैसे हम यहाँ पे डॉट नेट 9 यूज कर रहे हैं, सो ये पैकेज का वर्जन हमारे डॉट नेट के वर्जन के साथ सेम हो। लाइक आप लेट्स से डॉट नेट 8 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डॉट नेट 8 वाले पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। अच्छा, इसके बाद हम आइडेंटिटी का पैकेज यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। सो यहाँ पे सर्च करें आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और यहाँ पे ये वाला पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए एस पी नेट कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और इसको भी इंस्टॉल करने। ये बेसिकली आइडेंटिटी के लिए ये वाला पैकेज यूज होगा। अच्छा, इसके इसके बाद हम फिर लास्ट में टोकन्स के लिए JWT टोकन के लिए जो है वो JWT बियरर टोकन बियरर का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। सो अब यहाँ पे आप सर्च करें JWT बियरर, microsoft.ASP.NET Core.Authentication.jwt bearer। सो ये पैकेज भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, और मेक श्योर करना है आप ये करेक्टली जो पैकेजेस मैंने आपको बताए यही इंस्टॉल करें, और उनके वर्जन्स भी अकॉर्डिंगली डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क आपने इस्तेमाल किया है उसके अकॉर्डिंगली आपने इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब ये भी इंस्टॉल हो चुका है। सो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें अपने अपने जो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से प्रोजेक्ट फाइल ओपन होगी। सो यहाँ पे आप चेक कर लें फिर से कि आपने यही वाले पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, ASP.NET Core, JWT Bearer, आइडेंटिटी, उसके अलावा हमने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स का पैकेज इंस्टॉल किया है। सो ये सारे पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, अब हम इस एपीआई को रन करके देखते हैं कि ये एपीआई हमें क्या आउटपुट दे रही है। यहाँ पे देखें ये इस पोर्ट पे चल रही है, HTTPS लोकल होस्ट 7010। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स दे रही है एपीआई। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दिस लोकल पेज कांट बी फाउंड। ठीक है। सो अगर आप डॉट नेट 8 से प्रीवियस वर्जन यूज करें तो उसमें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्वैगर ओपन हो जाता है और आपकी जो एपीआई है वो ब्राउजर में ओपन हो जाती है। बट डॉट नेट 8 के बाद उन्होंने स्वैगर की जो सपोर्ट है वो एपीआई से ख़त्म कर दी है। सो इन ऑर्डर टू जो है आपने दोबारा से अगर स्वैगर की सपोर्ट आपको चाहिए तो आपने यहाँ पे उसको खुद से ऐड करना है। लाइक अगर हम अपनी प्रोग्राम फाइल में आएंगे तो यहाँ पे देखें कोई भी स्वैगर को उन्होंने यहाँ से स्वैगर को हटा दिया है। ठीक है। सो अच्छा, स्वैगर को अपनी एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए आपने दोबारा से मैनेज न्यूगेट पैकेजेस पे आना है, और यहाँ पे आपने एक पैकेज ऐड करना है swashbuckle डॉट ए एस पी नेट कोर। इस पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है 7.2.0, क्योंकि इसके बाद इसकी सपोर्ट खत्म हो गई थी। सो इसका आपने यही पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन ही यही है। सो आपने ये इंस्टॉल कर लेना। आई एक्सेप्ट, और लेट मी चेक कि ये इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। सो यहाँ पे देखें swashbuckle डॉट ए एस पी नेट कोर, ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है। सो अब आपने आफ्टर दैट यहाँ पे अपनी प्रोग्राम फाइल में आना है, और यहाँ पे इफ ऐप डॉट इन्वायरमेंट इज डेवलपमेंट, यहाँ पर स्वैगर की सपोर्ट ऐड कर लेनी है। सो उसके लिए आपने इसके बाद ऐप डॉट यूज स्वैगर यूआई, और इसको कुछ ऑप्शंस पास कर देने। ऑप्शंस ऑप्शन डॉट स्वैगर एंड पॉइंट
स्लैश ओपन एपीआई स्लैश v1.json और इसको नाम हम दे देते हैं लेट से auth एपीआई। अच्छा, अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करें और ब्राउज़र में अगर हम इसको जाके दोबारा से, अच्छा अब आप स्लैश स्वैगर लिखेंगे। सो ये देखें हमारी एपीआई स्वैगर के अंदर रन हो चुकी है और यहाँ पे एक जो है एक एंड पॉइंट आ रहा है वेदर फोरकास्ट और इसको आप ट्राई इट आउट करके चेक कर सकते हैं और ये देखें डाटा रिटर्न कर रहा है। सो ये बेसिकली एक एंड पॉइंट एप्लीकेशन में एक जब हम टेम्पलेट को यूज़ करके एप्लीकेशन बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट वो एक टेस्टिंग के लिए एक एंड पॉइंट यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो अब हमारी एपीआई रन हो रही है इन स्वैगर। अच्छा, अब हमने ये जो एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है ये स्वैगर का, इसको आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। लाइक आप अगर अपने ब्राउज़र में आएँ और यहाँ पे आप ये एड्रेस लिखें और स्लैश आप करेंगे ओपन एपीआई स्लैश v1.json। सो ये देखें ये एंड पॉइंट यहाँ पे ये ओपन एपीआई सपोर्ट के थ्रू हमें यहाँ पे इस एपीआई से रिलेटेड जितने भी डाटा है वो ब्राउजर में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और स्वैगर बेसिकली इसी डाटा को यूज करके हमें एक यूआई क्रिएट करके देता है कि जहाँ से हम अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। सो बेसिकली हमने ये जो एंड पॉइंट है लाइक ओपन एपीआई v1.json इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे ऐड किया है कि स्वैगर इस एंड पॉइंट को यूज करे और उसके ऊपर हमें एक यूआई क्रिएट करके दे। सो स्वैगर की सपोर्ट हमने यहाँ पे इनेबल कर दी है। सो नाउ हम अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना लें डाटा का और डाटा के फोल्डर में एक न्यू क्लास ऐड करें और इसका नाम हम दे देते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। सो अब आपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट नहीं कराना, आपने इसे इनहेरिट कराना है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। नॉर्मली हम यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट कराते हैं बट इस केस में आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज करके डाटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं उनको क्रिएट करेंगे, आइडेंटिटी टेबल्स लाइक यूजर्स के, रोल्स के। सो वो आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे। सो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इसको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कराना है और ये एक जेनेरिक क्लास है। सो इसके अंदर हमने यहाँ पे ये देखें आप यूजर्स पास करने हैं, इसका ये जो जेनेरिक वाला ओवरलोड है ये हमने यूज करना है और यहाँ पे हमने यूजर्स पास करने हैं कि हम डाटाबेस में जो हमारे यूजर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। सो नॉर्मली यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूजर्स को अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूजर्स रखेंगे तो उसमें आपको जस्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। बट हमारी एप्लीकेशन के केस में अगर मैं आपको अपनी मैं ये डिप्लॉयड एप्लीकेशन, ये जो एपीआई हम फाइनली क्रिएट करेंगे वो मैंने डिप्लॉय करके रखी हुई है। सो ये मैं अगर आपको शो कराऊं, सो यहाँ पे देखें रजिस्टर के टाइम पे हम नेम भी पास कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड के साथ नेम भी पास कर रहे हैं। और अगर हम जस्ट ईमेल और पासवर्ड स्टोर करना चाहेंगे और इसकी बेस पे यूजर्स को क्रिएट करना चाहें तो फिर हमें आइडेंटिटी यूजर यूज करना पड़ेगा। बट इन केस यहाँ पे हम एक नेम भी स्टोर करवा रहे हैं, नेम भी पास करा रहे हैं। सो हमें यहाँ पे एक अपनी कस्टम यहाँ पे यूजर्स की क्लास बनानी पड़ेगी। सो हम एक यूजर्स की कस्टम क्लास बना लेते हैं एप्लीकेशन यूजर। सो सबसे पहले इस क्लास को इसी डाटा के फोल्डर के अंदर बना दें, एप्लीकेशन यूजर डॉट सी एस और एप्लीकेशन यूजर को हमने इनहेरिट कराना है आइडेंटिटी यूजर से। सो अब आइडेंटिटी यूजर में ईमेल और पासवर्ड तो है, तो इनहेरिटेंस के थ्रू यहाँ पे ईमेल पासवर्ड इस क्लास के पास ऑटोमेटिकली आ गया। सो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बतानी है जस्ट स्ट्रिंग नेम, क्योंकि नेम भी स्टोर करा रहे हैं। सो नेम और ईमेल पासवर्ड आइडेंटिटी यूजर से आ जाएगा।
सो यहाँ पे हमने हमारा एप्लीकेशन यूज़र हमने जेनेरिक जो टाइप क्लास थी यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़र बता दिया। और यहाँ पे अब हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। CTOR करेंगे तो इसका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा और इसको कुछ ऑप्शंस हमने पास करने हैं। DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट और इसको हम कुछ ऑप्शंस पास कर लेते हैं और ये ऑप्शंस हम बेस क्लास को यहाँ से पास कर देंगे। और ये ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? जब हम इस क्लास को DB कॉन्टेक्स्ट को अपने DI कंटेनर में रजिस्टर करेंगे तो वहाँ से ये ऑप्शंस आएंगे और ये हम फिर अपने बेस क्लास को पास करेंगे। और इन ऑप्शंस में बेसिकली लाइक हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेट्रा और हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ये वो चीज़ें होंगी। अच्छा, अब हम अपने जो DB कॉन्टेक्स्ट है उसको रजिस्टर करा लेते हैं अपने DI कंटेनर में प्रोग्राम फाइल में। सो यहाँ से पहले ऐप इज इक्वल टू बिल्ड, जब हमारी ऐप बिल्ड हो रही है इससे पहले हमने यहाँ पे इसकी सर्विस रजिस्टर करानी है। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड DB कॉन्टेक्स्ट और हमने बताना है कि हमारा DB कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का है। सो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट और अब हमने यहाँ से वो ऑप्शंस पास कर ऑप्शंस डॉट यूज, क्योंकि हम यहाँ पे SQL सर्वर को यूज कर रहे हैं। सो ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर और यहाँ पे हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस बतानी है लाइक बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करनी है और इसका नाम हम दे देते हैं डिफॉल्ट। सो ये लाइन क्या करेगी? बेसिकली ये हमारी बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके ये हमारी ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर से डिफॉल्ट कनेक्शन की जो की है उसकी वैल्यू को रीड करेगी। सो अब हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। सो यहाँ पे एक की बनाए कनेक्शन स्ट्रिंग्स और इसका नाम हम दे देते हैं डिफॉल्ट कनेक्शन। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप एग्जैक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें। सो सर्वर का नाम बता दें। सो सर्वर का नाम आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आप SQL सर्वर को ओपन करें तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा सर्वर नेम जो आ रहा होगा वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सो ये हमने अपना सर्वर नेम दे दिया। उसके बाद डाटाबेस जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो डाटाबेस का नाम हम दे देते हैं authDB। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये जो माइग्रेशन रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा authDB का डाटाबेस जो है authDB हमारे डाटाबेस में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू कर देना है। ये उस केस में कि जब आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन तो फिर आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज आपने और करनी है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल टू ट्रू। सो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने कनेक्शन स्ट्रिंग सही टाइप की हो, वरना आपकी माइग्रेशन जो है वो रन सही नहीं करेगी। सो आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है आपने सर्वर का नेम सही दिया हुआ है और उसके अलावा ये ट्रस्टेड कनेक्शन और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट के आपके स्पेलिंग एक्सेट्रा ठीक होने चाहिए। सो आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग DB कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे आइडेंटिटी को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने DI कंटेनर में। सो उसके लिए आपने यहाँ पे सर्विस ऐड करनी है आइडेंटिटी की, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड आइडेंटिटी। और यहाँ पे ये देखें, ये एक जेनेरिक मेथड है और इसमें हमने टी यूजर और टी रोल पास करने हैं। ठीक है, एड आइडेंटिटी। और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में API में हमारे यूजर्स क्या है? एप्लीकेशन यूजर्स। और रोल्स हम यहाँ पे आइडेंटिटी रोल ही पास कर देते हैं क्योंकि रोल्स की हमने कोई कस्टम क्लास नहीं बनाई, जबकि जो हमारे यूजर्स हैं उसकी हमने कस्टम क्लास बनाई है एप्लीकेशन यूजर। या आप यहाँ से देख सकते हैं ना, एप्लीकेशन यूजर जिसको हमने आइडेंटिटी यूजर से इनहेरिट करवाया था।
तो यहाँ पे हमने इसको बताना है कि यहाँ पे हम एप्लीकेशन यूजर्स को यूज कर रहे हैं, और यहाँ से फिर हमने कुछ ऑप्शंस पास करने हैं, और एंड पे यहाँ पे हमने ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, यहाँ पे हमने बताना है कि हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो यहाँ पे हमने बता दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर का एक मेथड हमने यहाँ पे कॉल करना है, और इसमें हमने बताना है कि हम कौन सा डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज करें। और उसके बाद हम यहाँ पे क्योंकि JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, सो एक और मेथड हमने कॉल करना है डॉट ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर। सो ये बेसिकली आइडेंटिटी की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो करनी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस हमने पास करने हैं, इसमें हम अभी के लिए कुछ पासवर्ड्स की सेटिंग जो है वो दे देते हैं। ऑप्शंस डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड डिजिट, ये बेसिकली पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करेगा। लाइक हम जब यूज़र क्रिएट कर रहे होंगे तो हमें आइडेंटिटी, जब तक हम कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं देंगे तो हमें एक यूज़र क्रिएट करने नहीं देगा। सो टेस्टिंग के टाइम पे हम इसको ये ऑप्शंस कुछ पास कर देते हैं कि लाइक जैसे कि ऑप्शंस डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड डिजिट, हमें हमारे पासवर्ड में रिक्वायर्ड डिजिट नहीं होगा, फिर भी वो पासवर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और हैं, मैंने पहले से लिख के रखी हुई हैं, सो मैं यहाँ पे इनको ऐड कर लेता हूँ। सो आप भी अकॉर्डिंगली इनको ऐड कर दें। ये देखें जी, ऑप्शंस डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड लोअर केस, इसको भी फॉल्स कर दिया, रिक्वायर्ड अपर केस फॉल्स, रिक्वायर्ड नॉन अल्फान्यूमेरिक फॉल्स, और रिक्वायर्ड डिजिट 1। लाइक नॉर्मली यहाँ पे होता ही है कि आइडेंटिटी में आपने 8 डिजिट का पासवर्ड देंगे तो तब आपका यूजर क्रिएट होगा। सो हमने इस कॉम्प्लेक्सिटी को भी खत्म कर लिया अभी के लिए। बाद में जब हम इस एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली डिप्लॉय करेंगे तो फिर हम इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे। बट ये टेस्टिंग के टाइम पे है कि हमें बार बार लाइक एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर ना करना पड़े, दैट्स वाई। सो आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग आइडेंटिटी, हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम फाइल में JWT कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड करते हैं, और अपने DI कंटेनर में उन्हें JWT कॉन्फ़िगरेशंस को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ कि आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशंस, और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं JWT। उसके लिए आपने करना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन, और इसमें हमने ऑप्शंस पास करने हैं कुछ। ऑप्शंस goes to options dot add options dot default ऑथेंटिकेशन स्कीम हमने बतानी है कि हमारी एप्लीकेशन कौन सी ऑथेंटिकेशन स्कीम को यूज करेगी। सो JWT bearer default डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम, और फिर हमने बताना है कि चैलेंज स्कीम, डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम क्या होगी। सो डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम, और ये भी हम JWT bearer defaults डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। सो बेसिकली इसमें हमने यहाँ पे बताया है कि हमने ऐड ऑथेंटिकेशन की है, और ऑथेंटिकेशन में हमने बताया कि हमारी एप्लीकेशन कौन सी ऑथेंटिकेशन स्कीम को यूज करेगी। डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट यूजर को बेस्ड ऑन JWT ऑथेंटिकेशन करेगी, और फिर चैलेंज स्कीम, लाइक हमारा यूजर अगर करेक्ट क्रेडेंशियल नहीं प्रोवाइड करता या उसको अनऑथराइज का रिस्पॉन्स देना है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, चैलेंज स्कीम भी JWT ऑथेंटिकेशन, लाइक JWT bearer default डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर लेते हैं, लाइक ऐड JWT bearer, और इसको कुछ ऑप्शंस पास करते हैं, और ऑप्शंस डॉट टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स, ये क्लास है और इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर, और इसमें कुछ हम वैलिडेशन पैरामीटर्स पास कर लेते हैं जिनकी बेस पे हमारा टोकन वैलिडेट होगा। सो हमें यहाँ पे बता देना है वैलिडेट इशूअर, इशूअर को वैलिडेट करना है कि नहीं। सो अभी के लिए हम कर देते हैं फॉल्स। ये सारे मैंने पहले से लिख के रखे हैं, सो मैं यहाँ पे इनको पेस्ट करता हूँ, एंड देन आई विल एक्सप्लेन के ये किस तरह से काम कर रहे हैं। सो ये देखिए, यहाँ पे हमने बताया वैलिडेट इशूअर, इशूअर को वैलिडेट नहीं कर रहे अभी हम,
वैलिडेट ऑडियंस इसको भी फॉल्स किया, वैलिडेट लाइफ टाइम, टोकन के लाइफ टाइम को हम वैलिडेट कर रहे हैं अभी, वैलिडेट इशूअर साइनिंग की, ट्रू, और वैलिडेट इशूअर, वैलिड इशूअर। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बताया है कि किस किस चीज को वैलिडेट करना है और किसको नहीं करना। वैलिडेट इशूअर का मतलब ये है कि ये टोकन किस ने जनरेट किया था। लाइक जैसे इस केस में हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है HTTPS लोकल और 7010, सो हम बाद में इसको प्रोवाइड करेंगे कि लाइक वही टोकन एक्सेप्टेबल है जो कि इस एप्लीकेशन ने जनरेट किया है। उसके बाद हमारे वैलिड ऑडियंस, यहाँ पे हम बता देंगे कि कौन कौन से फ्रंट एंड यूआई से अगर हमें टोकन मिले, किस डोमेन से हमें टोकन मिले, तो उसको वैलिड ऑडियंस कंसिडर करना है। उसके बाद हमने टोकन की लाइफ टाइम को वैलिडेट करना है, और इशूअर साइनिंग की हम अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर एक साइनिंग इन की एक प्राइवेट की देंगे, और उसी की बेस पे हम टोकन को वैलिडेट करेंगे। उसी की बेस पे टोकन जनरेट होगा और फिर उसी की बेस पे वैलिडेट होगा। और अब हमने ये यहाँ पे बताया कि वैलिड इशूअर कहाँ से उठाना है। लाइक हमने अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर एक JWT की सेक्शन बनाएंगे, और उसमें हमने एक इशूअर की बनाई होगी, और ये यहाँ से वैलिड इशूअर को उठाएगा। इसी तरह से वैलिड ऑडियंस को भी ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर से रीड करेगा, और साइनिंग इन की, वो की भी हम वहीं से रीड करेंगे। और यहाँ पे ये हमने न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की इसलिए बनाई है कि जो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे उसको टोकन जनरेट करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए सिमेट्रिक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और इसमें हमने ये, मैं आपको अगर दोबारा से लिख के बताऊं, सो यहाँ पे ये देखें सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, इसको ओपन करेंगे, सो ये देखें यहाँ से इसको बाइट ऑफ एरे, एरे ऑफ बाइट जो है वो हमने इनपुट प्रोवाइड करना है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये चीज़ की है कि इनकोडिंग डॉट UTF-8, सॉरी, इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स। इनकोडिंग UTF-8 के अंदर एक मेथड है गेट बाइट्स, जो कि इसको हम जो चीज़ पास करेंगे ये उसको एरे ऑफ बाइट में कन्वर्ट कर देगा। सो हमने यहाँ पे बेसिकली फिर इसको बिल्डर, इसको हमने वो की पास की थी, और ये मैं सारा यहाँ से पेस्ट करता हूँ। ये देखें यहाँ पे बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन, हमने गेट बाइट्स को बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन और यहाँ पे JWT की, लाइक ये रीड करेगा ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर से JWT सेक्शन से की को रीड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा गेट बाइट्स में, और उसको एक सिमेट्रिक सिक्योरिटी की बना। अच्छा, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी है और फिर आपने इसको यहाँ पे 2 सेमीकोलन लगाने। अच्छा, अब हम अपनी ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इसको लाइक इशूअर ऑडियंस, इसको ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर ऐड कर लेते हैं। सो अब हमने अपनी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस थी लाइक DB कॉन्टैक्ट्स की, उसके बाद आइडेंटिटी एंड देन JWT की कॉन्फ़िगरेशंस कर ली हैं। सो अब हम अपनी माइग्रेशंस को रन करते हैं, और माइग्रेशंस को रन करके अपने डेटाबेस में आइडेंटिटी के टेबल्स को जनरेट करते हैं। सो माइग्रेशन रन करने के लिए आपने पैकेज मैनेजर कंसोल में आना है, और अगर ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं अवेलेबल तो आपने टूल्स के अंदर आना है, और टूल्स में न्यूगेट पैकेज मैनेजर में यहाँ पे ये पैकेज मैनेजर कंसोल का ऑप्शन है, सो इस पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे हम एक माइग्रेशन लिखते हैं, ऐड माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन रन करने से पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका ये जो न्यूगेट पैकेजेस में हमने स्टार्ट में ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को डॉट टूल्स का पैकेज इंस्टॉल किया था, सो ये इंस्टॉल होना चाहिए विद करेक्ट वर्जन। सो अगर ये इंस्टॉल है तो अब आपने यहाँ पे ऐड माइग्रेशन में माइग्रेशन का कोई नाम दे दें, लाइक क्रिएट आइडेंटिटी टेबल्स। सो इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी अगर हमने सब कुछ सही कॉन्फ़िगर किया होगा तो हमारी, और ये माइग्रेशन हमारी सही रन नहीं हुई क्योंकि हमने कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशंस में मसला किया। अच्छा, इसको देखते हैं, अनएबल टू क्रिएट DB कॉन्टैक्ट्स रन टाइम द एक्सेप्शन माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अच्छा, अब आप बेसिकली अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेसन को सबसे पहले वेरीफाई करें कि यहाँ पे आपने इसको ठीक कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये हमने जो JWT की सेक्शन बनाई है, सो इसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉमा लगाना है,
ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से इसी की वजह से एरर आ रहा है। सो ये आपने यहाँ पे कॉमा मस्ट लगाना है, लाइक हर सेक्शन के बाद यहाँ पे कॉमा होना ज़रूरी है। लाइक ये देखिए जैसे JWT की है, लॉगिंग की है, सो इसके बाद कॉमा ज़रूरी है। सो ये कॉमा आपने लगाना है और दोबारा से इस माइग्रेशन को रन करें, ऐड करें, ऐड माइग्रेशन क्रिएट आइडेंटिटी टेबल्स। सो ये देखें ये हमारी माइग्रेशन रन हो चुकी है और इसने डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट कर दिया, लाइक उसकी माइग्रेशन बना दी है। सो अब आपने उसके बाद अपडेट डाटाबेस की एक दूसरी कमांड चलानी है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने यहाँ पे करेक्टली लिखो, लाइक अपडेट डाटाबेस, और एंटर प्रेस करें। तो ये हमारे डेटाबेस में जितने भी आइडेंटिटी के टेबल्स हैं वो क्रिएट हो गए होंगे। सो हम अब अपने डेटाबेस में जाते हैं और डेटाबेस में आके आप यहाँ पे डेटाबेस को रिफ्रेश करें एंड लेट्स सी। यहाँ पे ऑथ DB ये देखें ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी और यहाँ पे टेबल्स में आप आएंगे। सो टेबल्स में ये डिफरेंट टेबल हैं जो कि आइडेंटिटी ने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे ASP नेट रोल क्लेम्स हैं, नेट रोल्स हैं, ASP नेट यूजर्स क्लेम है, और ये सारे जो है टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। हम इन सब टेबल्स को यूज नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पे बेसिकली ASP नेट यूजर्स का टेबल को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट आवर यूजर्स इन डाटाबेस। सो अगर आप इसको सेलेक्ट करें, सो यहाँ पे ये देखिए ये सारे कॉलम्स इसमें जनरेट हो गए हैं और यहाँ पे हमारा नेम। अच्छा, ये जो नेम का कॉलम है ये बाय डिफॉल्ट अगर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूजर ऐड किए होते तो ये ऐड ना होता। सो ये इसलिए ऐड हो रहा है कि हमने अपनी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन यूजर्स को यूज किया था। इफ यू रिमेम्बर, तो हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूजर की क्लास बनाई थी और इसमें एक नेम की एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। दैट्स वाई ये हमारा यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आके क्रिएट हुआ है। नेम, यूजर नेम, नॉर्मलाइज और ये सब चीजें इसने क्रिएट कर दी है। सो अब नेक्स्ट हम अपना कंट्रोलर ऐड करेंगे और उस कंट्रोलर में जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उन सबको हम डिफाइन करेंगे। सो आपने यहाँ पे कंट्रोलर पे आना है और ऐड कंट्रोलर, और यहाँ से API सेलेक्ट करें क्योंकि हम API कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और API कंट्रोलर एम्प्टी इसको ऐड करें। सो यहाँ पे हम दे देते हैं यूजर ऑथ कंट्रोलर इसका नाम, और ये हमने ऐड कर दिया। सो ये बेसिकली एक कंट्रोलर ऐड हो चुका है और ये कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा है और इसका राउट बनेगा लाइक API स्लैश कंट्रोलर नेम विच इज यूजर ऑथ कंट्रोलर हेयर। सो इसका बेसिकली यहाँ पे पाथ बनेगा जो भी हमारा बेस URL होगा, बेस URL स्लैश API स्लैश यूजर। अब हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर बेसिकली कैसे बनाते हैं कि आपने CTOR करना है और टैब का बटन दबाएं तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा और यहाँ पे हम कुछ डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करवाते हैं। जो डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पे इस कंट्रोलर में रिक्वायर होंगी। सो यहाँ पे हमें यूजर मैनेजर की क्लास चाहिए और इसको हमने एप्लीकेशन यूजर पास करने। एप्लीकेशन यूजर, जहाँ भी आपने यूजर एप्लीकेशन में यूज करने हैं तो आपने एप्लीकेशन यूजर्स को भी पास करना है और इसका हम नाम देते हैं यूजर मैनेजर। उसके बाद हमने यहाँ पे साइन इन मैनेजर, यूजर मैनेजर सॉरी नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। साइन इन मैनेजर, एप्लीकेशन यूजर, और इसको हम नाम दे देते हैं साइन इन मैनेजर। और उसके बाद हमने आई कॉन्फ़िगरेशन का जो इंटरफेस है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की डिपेंडेंसी को भी इंजेक्ट करवाना है क्योंकि हमने यहाँ पे हमारी JWT की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको ऐप सेटिंग डॉट जेसन से रीड करना है और उसको रीड करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन की जो है ये आई कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस के थ्रू हम उनको रीड कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे अपने कुछ वेरिएबल्स बना के उनके अंदर इसको स्टोर करते हैं। सो एक हम बना लेते हैं अंडरस्कोर यूजर मैनेजर, यूजर मैनेजर इज इक्वल टू यूजर मैनेजर, और इसको कंट्रोल डॉट करें
जनरेट रीड ओनली फील्ड। तो इसकी हमने एक रीड ओनली फील्ड बना दी, क्योंकि हम यहाँ से जस्ट वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं, हम उनको उस पे लाइक कोई राइट और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको रीड ओनली बनाया। इसी तरह से हम साइन इन मैनेजर जो है उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाते हैं, साइन इन मैनेजर, सॉरी साइन इन मैनेजर, और कंट्रोल डॉट करें। सो इसके लिए भी जनरेट रीड ओनली फील्ड। अच्छा, ये जो यूज़र मैनेजर है ये बेसिकली यूज़र्स के साथ, जो आइडेंटिटी यूज़र है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये वाली डिपेंडेंसी यूज़ होगी। और लाइक हम इसको यूज़ करके एप्लीकेशन में यूज़र क्रिएट कर सकेंगे। और साइन इन मैनेजर ये है कि हम इसके थ्रू एप्लीकेशन में साइन इन करेंगे। सो दैट्स वाई ये जो दोनों डिपेंडेंसीज हैं ये यहाँ पे चाहिए। और इसके बाद हमने अपनी जो JWT की कॉन्फ़िगरेशंस ऐप सेटिंग डॉट जेसन से रीड करनी है, सो उनको हम रीड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम JWT की को रीड कर लेते हैं। सो JWT की इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने JWT सेक्शन से की को रीड करना है, और उसके बाद हमने इशूअर अंडरस्कोर JWT इशूअर इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन के अंदर JWT सेक्शन में इशूअर को रीड करना है, इशूअर। उसके बाद JWT ऑडियंस कॉन्फ़िगरेशन JWT ऑडियंस, एंड फाइनली JWT expiry is equal to configuration JWT की से हमने इसका नाम क्या था, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में एक्सपायरी इन मिनट्स। सो यहाँ पे हम दे देते हैं एक्सपायरी इन मिनट्स। और ये जो JWT एक्सपायरी है ये बेसिकली हमने इंट टाइप की हमें यहाँ पे चाहिए। और सो हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेना है int डॉट पार्स, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन से हम रीड कर रहे हैं डाटा वो स्ट्रिंग टाइप का है। सो हमने यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है इंट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें JWT एक्सपायरी जो हम इसकी बेस पे जब JWT टोकन जनरेट करेंगे तो वहाँ पे हमें ये इंट टाइप का पास करना है, दैट्स वाई हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, इनके लिए रीड ओनली फील्ड जनरेट कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट प्रेस करें और जनरेट रीड ओनली फील्ड। ये देखें स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट हो गई। इसी तरह इशूअर के लिए एक रीड कर लेते हैं, ऑडियंस के लिए भी जनरेट कर लेते हैं, और एक्सपायरी के लिए भी जनरेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखें JWT एक्सपायरी हमने इंट टाइप की जनरेट की है। यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा दें। अच्छा जी, अब हम अपना यहाँ पे रजिस्टर का एक्शन मेथड डिफाइन करते हैं। सो ये पोस्ट टाइप पोस्ट होगा, HTTP पोस्ट, और इसका हम राउट डिफाइन कर लेते हैं लाइक रजिस्टर रजिस्टर। और यहाँ पे HTTP पोस्ट रजिस्टर, तो ये जो एक्शन मेथड होगा इसका जो कंप्लीट इसका जो राउट बनेगा वो ये होगा, बेस URL जो भी होगा, बेस URL /API/यूजर ऑथ, जो कि कंट्रोलर का राउट था। और उसके बाद यहाँ पे हमने डिफाइन कर देना है, यहाँ पे हमने रजिस्टर लिखा है, सो ये इसका कंप्लीट राउट बनेगा। बेस URL लाइक जो भी होगा HTTP लोकल होस्ट 7030 लेट से जो भी है, उसके बाद API/user/register। और यहाँ पे अब हम अपना एक्शन मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक एसिंक। ये एसिंक है, एसिंक और एसिंक है तो इसको हमें टास्क के अंदर रैप करना होगा, आई एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम हम क्या देते हैं, रजिस्टर। और यहाँ पे हमने फ्रॉम बॉडी ऑफ रिक्वेस्ट, फ्रॉम बॉडी एक जो है मॉडल पास करना है,
विच इज रजिस्टर मॉडल। रजिस्टर मॉडल अभी हमने क्रिएट नहीं किया, सो अब हम इसको क्रिएट करते हैं। सो रजिस्टर मॉडल, सो इसलिए अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, ये हम यहाँ पे पास करेंगे। सो हम सबसे पहले रजिस्टर मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए आप अपने ऑथ एपीआई में एक फोल्डर बनाएं मॉडल्स के नाम से, और मॉडल्स में हम अपना रजिस्टर मॉडल ऐड कर देते हैं। रजिस्टर मॉडल को ऐड करते हैं यहाँ पे, और रजिस्टर मॉडल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग पासवर्ड। ये पासवर्ड, अच्छा ये हमने तीनों प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली। सो अब हम आते हैं यूजर आउट कंट्रोलर पे, और यहाँ पे कंट्रोल डॉट करें। सो इसकी नेम स्पेस मेक श्योर कर लीजिएगा कि यस ये ऐड हो चुकी है इसकी यूजिंग। सो रजिस्टर मॉडल हमने यहाँ पे एक्शन फ्रॉम बॉडी से ये रजिस्टर मॉडल हमने यहाँ से पास किया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमने ये जो मॉडल पास किया है वो अगर इफ रजिस्टर मॉडल is equal to null or string dot is null or empty, register model dot name, और इस और को भी नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, string dot is null or empty, register model dot email, और एक और चीज चेक करते हैं, और string dot is null register model dot password। अगर रजिस्टर मॉडल नल है या रजिस्टर मॉडल का जो नेम है वो एम्प्टी है, या ईमेल एम्प्टी है, या पासवर्ड एम्प्टी है, तो हमने क्या करना है? अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी वेरीफाई होती है तो इसका मतलब है कि यूजर ने सही डाटा पास नहीं किया। सो हम कहेंगे रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, और इसमें एक मैसेज दे देंगे इनवैलिड लॉगिन, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने ये एक चेक लगा दी। इसको मैं इधर ले आता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर यूजर ने सारी डिटेल सही प्रोवाइड की है तो हमने सबसे पहले चेक करना है वेरिएबल एग्जिस्टिंग यूजर के इस ईमेल से कोई एग्जिस्टिंग यूजर तो ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है। अवेट, अच्छा उसके लिए हम सबसे पहले एग्जिस्टिंग यूजर हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूजर मैनेजर की सर्विस को यूज करेंगे जिसकी डिपेंडेंसी हमने इंजेक्ट करवाई थी। सो यूजर मैनेजर डॉट, इसका एक मेथड होता है फाइंड बाय ईमेल एसिंक। ठीक है जी, और फाइंड बाय ईमेल एसिंक में हम यहाँ पे क्या पास करेंगे? रजिस्टर मॉडल डॉट ईमेल। जो ईमेल हमने यहाँ पे इनपुट पे हम देंगे, हमने वो इस मेथड को पास की, और ये हमें रिटर्न करेगा कि यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग यूजर ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है। सो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें एप्लीकेशन यूजर की टाइप रिटर्न करेगा। सो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ एग्जिस्टिंग यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर एग्जिस्टिंग यूजर है, नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे एक रिटर्न करवाना है कॉन्फ्लिक्ट ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। कॉन्फ्लिक्ट भी बेसिकली बैड रिक्वेस्ट की तरह एक स्टेटस कोड 4 और 9 रिटर्न करता है, जो कि
जो कि HTTP रिस्पॉन्स होता है, जो शो करता है कि जो है एक इंडिकेट करता है कि करंट जो यूज़र है वो ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स, अगर हमारे जो है यूज़र रजिस्ट्रेशन मॉडल और ये वाली कंडीशन सारी, लाइक हमारी ये इफ स्टेटमेंट, अच्छा अगर हमारी ये दोनों कंडीशन फॉल्स लाइक फुलफिल नहीं होती, तो इसका मतलब है कि यूज़र ने करेक्ट डेटा इनपुट करवाया है और हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र भी ऑलरेडी कोई कोई ये यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। सो अब हमने क्या करना है कि यूज़र मैनेजर में एक मेथड है क्रिएट एसिंक, और इसमें हमने अपना अब अगर हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो इसका मतलब है कि यूज़र ने करेक्ट डेटा इनपुट करवाया है और हमारा जो है इस ईमेल से कोई एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है। अब हमने क्या करना है, var यूज़र इज इक्वल टू एक न्यू एप्लीकेशन यूज़र बना लेना है, और इसमें हमने यूज़र नेम क्या प्रोवाइड करना है, रजिस्टर मॉडल डॉट नेम, और ईमेल क्या होगी, रजिस्टर मॉडल डॉट ईमेल, और पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड हमें हमें हमने यहाँ पे नहीं देना, यहाँ पे हमने देना है नेम क्योंकि हमने जो हमारा एप्लीकेशन यूजर था वहां पे एक फील्ड हमने नेम की भी बनाई थी। यहाँ पे नेम देना है, ईमेल देना है, और यूजर नेम जो है वो भी हमने देना है रजिस्टर मॉडल डॉट ईमेल, ना कि नेम, क्योंकि जो यूजर नेम है वो सबका, हर एक यूजर का यूनिक होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने यूजर नेम यूजर मॉडल डॉट ईमेल दिया है, और नेम हमने स्टोर किया है यूजर मॉडल डॉट नेम, लाइक एक नेम की फील्ड भी हमारे एप्लीकेशन यूजर के पास है। हमने नेम को यहाँ पे नेम के अंदर स्टोर किया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने हमारा जो यूजर मैनेजर है, यूजर मैनेजर की जो क्लास है उसमें एक मेथड है क्रिएट एसिंक, उसको हम कॉल करेंगे और उसको हम ये यूजर पास करेंगे, और साथ में हम इसको पासवर्ड बताएंगे कि पासवर्ड क्या स्टोर करना है, डॉट पासवर्ड। एक आप इस मेथड को देखें तो यहाँ पे ये मेथड एक इसे यूजर पास करना है ऑफ टाइप एप्लीकेशन यूजर, और साथ में हमने यहाँ पे इसको पासवर्ड देना है। अच्छा, क्योंकि ये एक एसिंक मेथड है, हमने यहाँ पे अवेट, इसको अवेट करवाना है, और इसके जो रिजल्ट है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, और ये रिजल्ट बेसिकली एक आइडेंटिटी रिजल्ट की यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप आ रही है। ठीक है, अच्छा अब हमने चेक करना है कि इफ, सॉरी यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगा दें, और यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारा यूजर क्रिएट हुआ है डेटाबेस में कि नहीं। उसका क्या तरीका है कि इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, अगर रिजल्ट हमारा सक्सीड करेगा, सॉरी हम कहते हैं इफ रिजल्ट, इफ नॉट रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, तो हमने रिटर्न करना है रिस्पॉन्स बैड रिक्वेस्ट, और इसमें हमने रिजल्ट डॉट एरर, ये जो रिजल्ट वेरिएबल है इसमें एक एरर्स की लिस्ट आएगी, और हमने वो सारे एरर यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं कि हमारा जो है क्या एरर आ रहा है यूजर को क्रिएट करने में। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, रिटर्न ओके 200 रिस्पॉन्स, और हम यहाँ पे मैसेज शो करेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमने अपना रजिस्टर का कंप्लीट एंड पॉइंट बना लिया है। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारा एंड पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं। हमने एप्लीकेशन रन की, हमारी एपीआई जो है वो इस यूआरएल पे चल रही है https 7010। यहाँ पे हम आते हैं और /swagger करते हैं। लेट्स सी। ये देखें, ये हमारा एक एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ गया है, API/user/auth/register। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आए, ट्राई इट आउट करें, और यहाँ पे ये यूजर नेम एक्सपेक्ट कर रहा है, ईमेल और पासवर्ड। ये कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने ये रजिस्टर मॉडल वहाँ पे डिफाइन किया है, ये
वहां से ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि इस एंड पॉइंट को ये डाटा हमने प्रोवाइड करना है। सो हम यहाँ पे एक यूजर एंटर करते हैं, लेट्स से जॉन। जॉन इसका नेम है, john@gmail.com। और इसका पासवर्ड हम, क्योंकि पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी हमने खत्म कर दी थी स्टार्ट में, सो 123 पासवर्ड रखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स सी हमें ये क्या रिस्पॉन्स देता है। सो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हमारा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो अगर आप डेटाबेस में आके देखें, सो डेटाबेस में ASP.NET यूजर के टेबल में आए, सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा फ्लो बता देता हूँ। लाइक आप यहाँ पे एक अगर आपका कोई इशू आ रहा है तो आपने कैसे रिजॉल्व करना है कि यहाँ पे आप इसका ब्रेक पॉइंट लगाएं और इसको डिबगिंग मोड में चलाएं। लाइक ये फर्स्ट वाला जो बटन है इससे प्ले करें और अब हमारी एपीआई रन हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो अब आप दोबारा से ब्राउज़र पे आएँ, इसको रिफ्रेश करें। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट है, सो इसको ट्राई इट आउट पे क्लिक करें और यहाँ से इसको कोई हम डिफरेंट नेम देते हैं। लेट्स से इस टाइम alpha@gmail.com और इसको पासवर्ड हम इसको भी 123 देते हैं। सो एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये ब्रेक पॉइंट देखें हिट हुआ है। सो यहाँ से आप चेक करें कि लाइक रजिस्टर व्यू मॉडल में क्या आ रहा है, डाटा करेक्टली आ रहा है। लाइक ये देखें, ईमेल, नेम, पासवर्ड, और उसके बाद फिर आप यहाँ से ये ऊपर बटन आ रहे होंगे स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, इनके थ्रू लाइक एक एक लाइन आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। लाइक इफ रजिस्टर व्यू मॉडल, ये हमारी जो पहली कंडीशन है ये हमने चेक की। सो ये देखें, ये इफ कंडीशन ये इसके अंदर नहीं गया, इसका मतलब कि जो है हमने करेक्ट डाटा, बिल्कुल हमारा यूजर नेम भी एम्प्टी नहीं है, ईमेल, पासवर्ड, कोई चीज़ एम्प्टी नहीं है। अब ये चेक करेगा कि एग्जिस्टिंग यूजर डेटाबेस के अंदर तो नहीं है। सो हमने नेक्स्ट किया, क्या हुआ? अच्छा, अब एग्जिस्टिंग यूजर अब चेक करते हैं हम। सो यहाँ पे ये इसके अंदर भी नहीं गया, इसका मतलब कि ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर भी नहीं है। और अब ना यहाँ पे उसने एक एप्लीकेशन यूजर बनाया और उस एप्लीकेशन यूजर को नाउ यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक मेथड के थ्रू वो हमारे डेटाबेस के अंदर रजिस्टर कर देगा। और इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड, इफ नॉट रिजल्ट डॉट सक्सीड ये भी नहीं चला, और रिटर्न ओके यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा। सो ये रिस्पॉन्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब एक दफ़ा ये यूजर क्रिएट हो गया है, अब अगर हम नेक्स्ट टाइम दोबारा से यही रिक्वेस्ट लाइक इसी क्रीडेंशियल्स के साथ इसी ईमेल पासवर्ड को दोबारा भेजेंगे तो अब हमें डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। सो लेट्स सी, हम उसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। सो इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ और इसको हम दोबारा से रन करते हैं एप्लीकेशन को। अच्छा, अब हम इसे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, अब रजिस्टर में आए और यहाँ पे हम वही डिटेल्स दोबारा देंगे, ट्राई इट आउट करें। और हमने अभी जैसे एक यूज़र रजिस्टर किया था, alpha@gmail.com, और हम इसको कुछ पासवर्ड दे देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ अब दोबारा से ये देखें डिटेल्स आ रही हैं और स्टेप इनटू हम करेंगे। वो पहले चेक करेगा कि हमने डिटेल्स दी हैं, सारे वैल्यूज़ दी हैं, कोई एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूज़र, अब ये यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है, तो यहाँ से ये जब इसने फाइंड बाय ईमेल एसिंक किया तो यहाँ पे ये देखें इसके अंदर एग्जिस्टिंग यूज़र alpha@gmail.com पहले से है। सो अब हमारा हमारा जो एंड पॉइंट है वो ये देखें, ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और ये हमें रिटर्न करेगा कॉन्फ्लिक्ट विच इज 409, और हमारे पास मैसेज आएगा ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड।
यहाँ पे देखें ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड द रजिस्टर एक्शन। नाउ अब हम इसके बाद लॉगिन एक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें JWT टोकन हम देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब हमने अपना रजिस्टर का जो एंड पॉइंट है वो क्रिएट कर लिया है। अब हम दूसरा एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं विच इज लॉगिन। सो ये भी HTTP पोस्ट होगा, HTTP पोस्ट, और इसका राउट होगा लॉगिन। जिसका एक्शन मेथड हम बनाते हैं पब्लिक async टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट लॉगिन, और यहाँ पे हम लॉगिन मॉडल पास करेंगे, सॉरी फ्रॉम बॉडी, बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट से हम ये पास करेंगे। सो फ्रॉम बॉडी लॉगिन मॉडल, और इसको हम स्टोर करेंगे लॉगिन मॉडल में। अच्छा, अब हम ये लॉगिन मॉडल हम अपने पास क्रिएट कर लेते हैं जैसे हमने रजिस्टर मॉडल क्रिएट किया था। सो यहाँ पे ऐड क्लास कर दें और इसका नाम कर दें लॉगिन मॉडल डॉट CS। और लॉगिन मॉडल में हम जस्ट ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे लॉगिन करते वक्त, क्योंकि लॉगिन में हमें नेम की ज़रूरत नहीं है। सो ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा, अब हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे यूज़र की ईमेल, कि यूज़र ने जो ईमेल प्रोवाइड की है वो हमारे पास रजिस्टर्ड ईमेल है कि नहीं। सो वेरिएबल यूज़र इज इक्वल टू await user manager dot find by email async register, sorry, login model dot email। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ईमेल चेक कर दी यूजर मैनेजर सर्विस से कि हमारे पास ये जो लॉगिन मॉडल में ईमेल आ रही है वो ईमेल सही है कि नहीं, और वो ऑलरेडी डेटाबेस में रजिस्टर है कि नहीं। सो इफ यूजर इज इक्वल टू नल, लाइक इस ईमेल से कोरिस्पॉन्डिंगली डेटाबेस में कोई यूजर नहीं है, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न अनऑथराइज करेंगे इस केस में, अनऑथराइज्ड। और यहाँ पे हम एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे न्यू, ये एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट हमने बनाई है और इसमें सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स, और एक मैसेज हम रिटर्न कर लेते हैं, जेनेरिक सा मैसेज हमने यहाँ पे रिटर्न करना है। एंड वी आर रिटर्निंग हियर मैसेज इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये सिक्योरिटी के लिए हमने किया है कि लाइक हम डिस्क्रिप्टिवली बता नहीं रहे कि इनवैलिड आपने ईमेल, लाइक यूजर ने इनवैलिड ईमेल डाली है या पासवर्ड डाला है। सो हम एक जेनेरिक सा मैसेज हमने रिटर्न कर दिया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, अब अगर ये वाली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, लाइक यूजर ने करेक्ट ईमेल प्रोवाइड की है जो कि ऑलरेडी डेटाबेस जो कि उस ईमेल से एक यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक रजिस्टर किया हुआ है, तो अब हमने उसका पासवर्ड चेक करना है। सो पासवर्ड चेक करने के लिए हमने क्या करना है, साइन इन मैनेजर, इसके लिए हमने साइन इन मैनेजर की सर्विस यूज करनी है, और इसमें एक मेथड है चेक पासवर्ड साइन इन एसिंक, और इसमें हमने यूजर पास करना है और लॉगिन मॉडल डॉट पासवर्ड। सो ये हमें चेक करके देगा कि ये जो यूजर है, लाइक ये जो यूजर हमने पहले फैच किया है डेटाबेस से, इस यूजर का जो पासवर्ड है वो इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। लाइक जो यूजर ने लॉगिन मॉडल में पासवर्ड एंटर किया है वो इस यूजर के पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये मेथड हमें ये चेक करके देगा। और यहाँ पे ये एसिंक मेथड है तो हमने इसको वेट कराना है, और इसका रिजल्ट हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि इफ नॉट रिजल्ट डॉट सक्सीडेड,
अगर पासवर्ड यूजर ने सही एंटर नहीं किया तो हमने एक अनऑथराइज का यही मैसेज रिटर्न करना है। और इस केस में इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सेम मैसेज रिटर्न करेंगे कि रिटर्न अनऑथराइज और न्यू सक्सेस फॉल्स, और मैसेज में हम यहाँ पे भी बताएंगे इनवैलिड, एक जेनेरिक सा मैसेज है, इनवैलिड ईमेल यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे इस पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो मेथड है ये इसको तीन पैरामीटर हमने पास करने, एक यूजर, एक पासवर्ड और एक ये तीसरा एक लॉग आउट ऑन फेलियर के इस यूजर को मल्टीपल अटेम्प्ट पे लाइक मल्टीपल पासवर्ड अगर आप गलत डालेंगे तो ये आपको लॉग कर देगा। सो इसको हम फिलहाल के लिए फॉल्स कर देंगे। सो नाउ अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, लाइक ईमेल जो है, यूजर की ईमेल भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उसने पासवर्ड भी सही एंटर किया है, सो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक टोकन रिटर्न करेंगे, रिटर्न टोकन, और टोकन, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे जनरेट JWT टोकन, और इसको हम क्या पास कर देंगे, अपना यूजर का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे। और फाइनली टोकन जब जनरेट हो जाएगा, लाइक ये हम एक मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट मेथड बनाते हैं एक जनरेट JWT टोकन, और ये जो मेथड है ये हमारे पास यहाँ पे जो एक पैरामीटर रिसीव करेगा एप्लीकेशन यूजर यूजर, और इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग, तो हमें एक टोकन रिटर्न करेगा। सो अभी के लिए मैं एक डमी सा यहाँ पे टोकन रिटर्न कर देता हूँ, लेट्स से। सो यहाँ पे आपने करना है var टोकन इज इक्वल टू जनरेट JWT टोकन, और ये यहाँ से एक स्ट्रिंग टाइप का टोकन रिटर्न करेगा, और हमने फाइनली कर देना है रिटर्न ओके। और यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट में यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करनी है, और इस केस में हमने सक्सेस यही ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करनी है, और इसमें सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू कर देना है, और साथ में हमने टोकन भी रिटर्न करना है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोकन। सो ये हमारा लॉगिन का एंड पॉइंट है, जो कि बेसिकली सबसे पहले यूज़र की ईमेल चेक करेगा और उसके बाद वो पासवर्ड चेक करेगा। अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों करेक्ट यूज़र ने प्रोवाइड किए हैं, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर एक यूज़र है, तो वो यहाँ से एक टोकन जनरेट करेगा यूजिंग दिस मेथड। ये मेथड अभी हम बनाएंगे, और फिर रिटर्न में ओके स्टेटस रिटर्न करेगा विद एन ऑब्जेक्ट, जिसमें कि हम सक्सेस ट्रू रिटर्न करा रहे हैं और साथ में टोकन को रिटर्न करा रहे हैं, जो कि ये मेथड हमें जनरेट करके देगा। सो अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और लेट्स सी कि ये हमारा लॉगिन का एंड पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे ये देखें लॉगिन का एक एंड पॉइंट आ गया है, API यूजर ऑल स्लैश लॉगिन, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड। सो लेट्स ट्राई इट आउट। यहाँ पे हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसको पास करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक ईमेल और पासवर्ड जो कि रजिस्टर नहीं है। सो देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स हमें देता है। So we are getting here success false and message invalid username or password। अच्छा, अब हम इसको जहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक जो यूजर हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया था, लेट्स से john@gmail.com, और इसका पासवर्ड था 123। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास सक्सेस ट्रू आ गई है, और टोकन में एक जो डमी हमने टोकन रिटर्न किया था वो भी हमारे पास रिटर्न में आ रहा है।
सो अब हम जनरेट JWT टोकन, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी JWT टोकन को जनरेट करते हैं। सो इससे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि JWT टोकन बेसिकली होता क्या है। सो गूगल पे अगर आप आएंगे, सो आप यहाँ पे सर्च करें JWT टोकन, और यहाँ पे एक वेबसाइट है JWT टोकन, jwt.io, इसको ओपन कर लें। सो यहाँ पे ये JWT टोकन बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें यहाँ पे फर्स्ट में आप देखें ये रेड वाला जो है, सो ये बेसिकली इसका जो JWT टोकन का हेडर होता है, और ये पर्पल में जो है ये इसका पेलोड है, एंड फाइनली यहाँ पे इसका सिग्नेचर होता है। हेडर में हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि किस एल्गोरिदम के थ्रू ये टोकन जनरेट हुआ है और इसकी टाइप क्या है, और पेलोड में हम डिफरेंट डाटा पास करेंगे इस टोकन में, और ये बेसिकली डिफरेंट क्लेम्स ऑफ यूजर होंगे कि यूजर के पास क्या क्या क्लेम है, लाइक उसका नेम क्या है, उसका ईमेल क्या है, ये हम पास कर सकते हैं, और कोई रोल एक्सेट्रा जो कि पास करने हैं, वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। और थर्ड यहाँ पे इसका ये सिग्नेचर होता है जो कि जनरेट होता है बेस्ड ऑन द डाटा हेडर एंड द सिग्नेचर की, वो जो हमने सिक्योरिटी की दी है ये उसकी बेस पे जनरेट होता है। सो हम यहाँ पे जो है अगर डाटा में लेट से हम कुछ चेंज करते हैं, तो ये हमारा टोकन जो है इसका सिग्नेचर अभी तो वेरीफाई है, बट जो है सिग्नेचर फिर इसका वैलिड नहीं रहेगा। लेट से देखें यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड किया तो यहाँ पे इसका इनवैलिड सिग्नेचर हो चुका है। सो बाय डूइंग सो हम इसके बताने का मकसद ये है कि हम JWT टोकन को कभी भी हम उसमें कुछ चेंजेस टैम्पर करके दोबारा से नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर वो वेरीफाई नहीं होगा। सो नाउ लेट्स सी कि हम ये सारी चीज़ें कैसे डिफाइन करेंगे अपने JWT टोकन के अंदर अपनी API प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लेम्स डिफाइन करने हैं कि लाइक इस टोकन में हमने क्या क्या क्लेम्स पास करने हैं। सो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लें क्लेम्स टाइप का, और ये एक एरे होगी और इसमें हम सारे क्लेम्स इंक्लूड करेंगे। सो न्यू क्लेम system.security.claims, और इसमें अब हम क्लेम पास करते हैं लाइक JWT registered claims डॉट सब। JWT registered ये वाली इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, JWT registered claim names। यस, ये है system.identity-model.token.jwt। सो इस यूजिंग को ऐड कर लें, और इसमें एक सब के नाम से लाइक सब्जेक्ट ऑफ द क्लेम के नाम से एक क्लेम है। सो इसमें हम पास कर देते हैं user.id। जो भी इस यूजर की आईडी होगी एप्लीकेशन यूजर की, वो हमने यहाँ पे एक पहला क्लेम पास कर दिया। अब ये user.id कहाँ से आएगी, ये जो हमने यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया है जो पास किया यहाँ से, इसकी आप टाइप देखें तो ये है एप्लीकेशन यूजर। ये देखें, ये एक एप्लीकेशन यूजर टाइप का जो है हमने यूजर पास किया है। सो यहाँ पे एप्लीकेशन यूजर डेटाबेस में देखें तो यूजर की जो आईडी है, नेम है, ये सारी इंफॉर्मेशन है इस यूजर के पास। ठीक है, सो यहाँ से हमने पहला क्लेम एक पास कर दिया इस टोकन के अंदर, JWT रजिस्टर्ड क्लेम नेम्स। ये बेसिकली एक JWT रजिस्टर नेम एक स्ट्रक्चर है, और ये C# ने पहले से डिफाइन किए हुए इसके अंदर काफी सारे क्लेम्स, ठीक है, जो नॉर्मली यूज होते हैं। सो यहाँ पे हम खुद भी सब्जेक्ट्स लिख सकते थे, सब्जेक्ट लाइक सब्जेक्ट कॉमा user.id, बट ये एक प्रॉपर भी है, सो आप इसको फॉलो करें। अच्छा, उसके बाद एक न्यू क्लेम, एक और क्लेम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं JWT रजिस्टर्ड। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे JWT.email ईमेल का क्लेम एक इसको पास करते हैं, और इसमें हम पास कर देंगे user.email, एंड सिमिलरली .jti।
JTI बेसिकली ये है कि JTI basically है JWT ID and it is used for to uniquely identify the token. So इसमें हमने एक GUID पास कर देते हैं, GUID dot new GUID dot to string. GUID बेसिकली क्या करेगा कि ये यूनिकली हर दफ़ा एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा, रैंडम स्ट्रिंग, और वो यूनिक होगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे JWT किसी भी हर एक जो टोकन हम जनरेट करेंगे उसकी एक जो है आईडी हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि ये इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टोकन। सो ये हमने यहाँ पे एक और क्लेम इसको पास कर दिया JTI, और इसका बेसिकली मकसद ये है कि फ्यूचर में लेट्स से किसी टोकन को हमने कोई टोकन हमने इशू किया है, सो हमने उस टोकन को ब्लॉक करना है, सो यहाँ से हम उसको ब्लॉक कर सकें, लाइक यूनिकली हमें पता हो कि उसकी आईडी क्या है और उस टोकन को हम ब्लॉक कर सकें। और एक और क्लेम हम यहाँ पे पास करते हैं। सो ये क्लेम है बेसिकली नेम का क्लेम। सो नेम का क्लेम यहाँ पे JWT रजिस्टर के अंदर नहीं है, सो हम इसको खुद से पास कर देते हैं नेम, और नेम में हम पास करते हैं यूजर डॉट नेम। सो ये और भी हम क्लेम जितने हम पास करना चाहते हैं कर सकते हैं, लाइक इसका कोई यूजर का कोई रोल है या कोई डेट ऑफ बर्थ, व्हाटसोएवर आप कुछ भी यूजर के क्लेम पास कर सकते हैं, बट हम अभी के लिए यही क्लेम्स पास करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अपनी की को रीड कर लेते हैं। लाइक की क्या है, हम की बताएंगे। सो की हमने सबसे पहले एक न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने सिमेट्रिक सिक्योरिटी की बनानी है, और इसमें हमने जो है बाइट ऑफ एरे पास करने हैं। सो इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स, और इसको हमने पास करना है बिल्डर सॉरी अंडरस्कोर JWT की, जो कि हमने ऑलरेडी रीड करके रखी हुई है यहाँ पे स्टार्ट में। अगर आपको याद हो तो ये JWT की हमने ऐप सेटिंग डॉट जेसन से रीड की थी, और इस की के बेस पे ही टोकन जनरेट होगा। सो ये यहाँ पे हमने की के एक वेरिएबल में स्टोर कर ली JWT की, और ये इसकी टाइप क्या होगी, बाइट सिमेट्रिक सिक्योरिटी की। और इसको हमने ये जो चीज़ पास की है, ये बेसिकली इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स इस सिक्योरिटी की को बाइट्स में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे आपने इसको मेक श्योर कर देना है कि इसकी लेंथ काफ़ी सारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 252 बिट का ये स्ट्रिंग होनी चाहिए फॉर JWT टोकन्स, अदरवाइज ये एल्गोरिदम यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। अच्छा, उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं क्रीडेंशियल्स के नाम से, क्रीडेंशियल या CREDS कर देते हैं इसे, एंड न्यू साइनिंग क्रीडेंशियल्स, और इसमें हम क्या देते हैं की, और इसके अलावा यहाँ पे हम सिक्योरिटी एल्गोरिदम डॉट HMACSHA 256, ये हमने सिक्योरिटी एल्गोरिदम बनाया है, और इस एल्गोरिदम की बेस पे हमारा टोकन जनरेट होगा। और यहाँ पे हमने ये हमारी की है, और ये की क्या है, ये एक सिमेट्रिक सिक्योरिटी की है। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने इसको सिमेट्रिक इसलिए रखा था क्योंकि ये जो सिक्योरिटी एल्गोरिदम है इसको जो की चाहिए वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे हर जगह पे अपनी की को सिमेट्रिक सिक्योरिटी की बनाया है, और उसमें यहाँ पे बाइट ऑफ एरे को जो है हमने इनपुट कराया। ये हमने तमाम सेटिंग जब कर ली, तो अब हमने टोकन जनरेट कर लेना है। वेरिएबल टोकन इज इक्वल टू न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन, और इसमें हमने यहाँ पे क्लेम्स पास करने हैं,
और ये वाली जो क्लेम्स हैं ये हमने यहाँ पे पास कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक्सपायर का बताना है कि ये टोकन एक्सपायर कब होगा, और एक्सपायर के लिए हम करते हैं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड मिनट्स अंडरस्कोर JWT एक्सपायरी। JWT एक्सपायरी में हमने यहाँ से हमने ऐप सेटिंग डॉट जेसन से रीड किया था। JWT एक्सपायरी यहाँ पे हमने मिनट्स रीड किए थे कि जितने मिनट बाद इस टोकन को एक्सपायर करना है, और हमने यहाँ पे क्या किया, डेट टाइम डॉट नाउ अभी का टाइम रिटर्न करेगा, और उसमें हमने ऐड मिनट्स किए हैं, और कितने मिनट्स ऐड किए, JWT एक्सपायरी। और यहाँ पे ये देखें इंट फील्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई हमने JWT एक्सपायरी को इंट बनाया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे साइनिंग क्रीडेंशियल्स, सो उसके बाद हमने यहाँ पे साइनिंग क्रीडेंशियल्स बताने हैं। साइनिंग क्रीडेंशियल्स, और साइनिंग क्रीडेंशियल्स हमारे क्या हैं, CREDS, ये जो वेरिएबल हमने बताया था यहाँ पे क्रीडेंशियल्स के नाम से, जिसमें की है, और हमने एल्गोरिदम का बताया। सो दिस इज ऑल द ये चीज़ें हमने इसको पास करनी थी। यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स हमने इसको पास कर दिए JWT सिक्योरिटी टोकन्स को, और अब हमने यहाँ पे इसके बाद हमने यहाँ पे कर देना है रिटर्न न्यू JWT सिक्योरिटी हैंडलर डॉट राइट सिक्योरिटी टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन, और यहाँ पे हमने ये टोकन का जो वेरिएबल था ये इसको पास कर देना है, जिसमें क्लेम्स हैं, एक्सपायर है, और साइनिंग क्रेडेंशियल्स हैं। सो ये हमारे टोकन को जनरेट कर देगा। सो बेसिकली इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने सबसे पहले क्लेम्स बताए हैं कि ये जो टोकन जनरेट करेगा इसमें क्लेम्स क्या होंगे। सो जो यूज़र ने डिटेल्स दी हैं वो उसकी यूज़र आईडी, यूज़र ईमेल, और उसके बाद ये इसकी आईडी टोकन की, और यूज़र नेम हमने ये क्लेम्स में डाले। उसके बाद हमने की को रीड किया अपने जो है ऐप सेटिंग डॉट जेसन से, और उसके बाद क्रीडेंशियल्स में हमने यहाँ पे की पास की, और साथ में सिक्योरिटी एल्गोरिदम बताया, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक टोकन का वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्लेम्स बताए, एक्सपायर ये कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा टोकन। सो ये डेट टाइम डॉट नाउ ये अभी का टाइम, और उसमें ऐड मिनट्स लाइक हमने यहाँ पे 60 मिनट्स दिए हैं, तो ये 60 मिनट बाद ये हमारा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। और साइनिंग इन क्रीडेंशियल्स यहाँ पे हमने क्रीडेंशियल्स ये जो थे ये इसको पास किए, और उसके बाद JWT सिक्योरिटी हैंडलर ये एक मेथड है जो कि इस टोकन को जनरेट कर देगा। सो नाउ लेट्स सी, अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये हमारा टोकन एक्चुअल में जनरेट हो भी रहा है कि नहीं। सो API को रन कर लें एक दफ़ा, और इस URL पे हमारी API लिसन कर रही है। सो इसको ब्राउज़र में जाके एंटर करते हैं /swagger, और यहाँ पे हमारा ये लॉगिन का एंड पॉइंट है। सो इस पे हम करते हैं ट्राई इट आउट, और हमने जो पहले से एक यूज़र रजिस्टर किया था john@gmail.com, उसी को हम उसकी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे पास करते हैं, और लेट्स सी हमें रिटर्न में टोकन मिलता है कि नहीं। सो यहाँ पे ये देखें हमें API ने रिस्पांस में सक्सेस में ट्रू रिटर्न किया, और यहाँ पे ये एक JWT टोकन, प्रॉपर JWT टोकन यहाँ पे हमें रिटर्न में हमारी API ने क्रिएट करके दिया। सो यहाँ पे अगर आप इस JWT टोकन को कॉपी करें और jwt.io पे आके यहाँ पे अपना JWT टोकन पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें आपको अपने इस टोकन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक एल्गोरिदम ये यूज़ हुआ है, टाइप ये है, और इसके सब्जेक्ट में ये इसका डाटा है जो हमने वहाँ से क्लेम्स पास किए थे। ये देखिए यहाँ से ये जो क्लेम्स पास किए हैं ये आ रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट में इस यूज़र की आईडी आ रही है, ईमेल आ रही है, GTI एक क्विट जनरेट हो रही है,
नेम ये है और एक्सपायरी टाइम इसका ये है, जो कि ये इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा है कि जनवरी 12 2025 और किस टाइम पे टोकन एक्सपायर होगा 8:28 पे, और अभी हमारे पास 7:28 है। ठीक है, अभी 29 हो गए, सो 8:28 पे 1 घंटे बाद ये हमारा टोकन एक्सपायर होगा। और इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ लेट्स से, तो ये हमारा टोकन सिग्नेचर इनवैलिड सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, और अब ये क्लेम्स आप चेक भी कर सकते हैं, लाइक अपने अगर आप डेटाबेस में जाएं तो यहाँ पे ये देखें, ये आईडी, ये यहाँ से ही आईडी उठा के इसके साथ यहाँ पे इसको सब्जेक्ट में ये PD5 और एंड पे आ रहा है AE। सो यहाँ पे देखें इसके एंड पे आ रहा है AE और BD5, सो ये आईडी यहाँ से क्लेम्स में भेज रहा है। सो नाउ अब हमने अपना JWT टोकन तो जनरेट कर लिया, बट नाउ वी विल सी कि हम इस टोकन को यूज़ करके किस तरह से अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। लाइक हम एक प्रोटेक्टेड डाटा पॉइंट, प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट बनाएंगे और उस प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट को ओनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र एक्सेस कर सकेंगे। सो नाउ लेट्स सी कि हम ये किस तरह से करेंगे। इन ऑर्डर टू टेस्ट द टोकन, हमारा ये जो वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर एपीआई ने जो हमने जब एपीआई बनाई थी तो ऑटोमेटिकली जो एंड पॉइंट क्रिएट करके दिया था, हम इसी को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली एक ऑथराइज का एट्रीब्यूट लगाते हैं। अच्छा, अब ये ऑथराइज का एट्रीब्यूट यहाँ पे ये करेगा ये कि हम अब ओनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र इस कंट्रोलर को एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि अगर अब हम अपने ब्राउज़र में आए और यहाँ पे सॉरी, इसको एक दफ़ा स्टार्ट कर लें फिर से और अब ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश करें इसे एक दफ़ा। जी, तो यहाँ पे हमारा जो वेदर फोरकास्ट का एंड पॉइंट है, इसको आप ट्राई इट आउट करें और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करें। सो यहाँ पे ये देखें, इट इज़ रिटर्निंग रिस्पॉन्स स्टेटस इज 401 विच इज़ अनऑथराइज, कि अब आप इस एंड पॉइंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और इस एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना होगा, हमने अपने प्रोग्राम फाइल में डिफाइन किया हुआ है कि हमारी इस एपीआई में जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम है वो है JWT bearer default dot authentication scheme। तो अब हमने साथ में एक वैलिड JWT टोकन जो है, जब जब तक हम प्रोवाइड नहीं करेंगे सो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो अब JWT टोकन कैसे प्रोवाइड करेंगे, सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन का। सो यहाँ पे मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन भी बेसिकली एक टूल है एपीआई को टेस्ट करने के लिए, जैसे स्वैगर है। सो इट इज़ मोर लाइक इसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर क्या कहते हैं एपीआई टेस्टिंग। सो अब हम इसमें देखेंगे, मैं इसमें कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि आप रजिस्टर के भी एंड पॉइंट कैसे करेंगे, लॉगिन का और लॉग आउट का। सो ये पोस्टमैन ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे आपने कलेक्शंस में आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले हम एक ब्लैंक कलेक्शन बनाते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं, रीनेम करके इसको हम कहते हैं ऑथ एपीआई। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। इस पे यहाँ पे ये 3 डॉट जो आ रहे हैं इन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आया। सो यहाँ पे हमने एक रिक्वेस्ट अब ऐड करनी है और किस टाइप की रिक्वेस्ट होगी, सो हमारी ये जो रिक्वेस्ट टाइप होगी वो यहाँ पे है सबसे पहले पोस्ट, और पोस्ट में हमारा ये जो पहला एंड पॉइंट है रजिस्टर, इसका अगर मैं आपको दिखाऊं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं ऐसे ही। सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये देखें हमारा एंड पॉइंट क्या है, HTTPS localhost 7010 API/user/auth/register। सो अब हम इसको पोस्टमैन के थ्रू यहाँ से जो है हिट करेंगे। सो अब हमने जब इस एंड पॉइंट को हिट करना है तो हमने बॉडी में क्या क्या डाटा प्रोवाइड करना होता है, यहाँ पे बॉडी पे आए और बॉडी में रॉ पे क्लिक करें और यहाँ से मेक श्योर करें कि आपने जेसन ही सिलेक्ट किया हो, क्योंकि हमने जेसन डाटा भेजना है। सो
यहाँ पे हम इसे क्या क्या भेज रहे थे, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पोस्टमैन पे आ जाते हैं। और यहाँ पे अब हम नया यूज़र यहाँ से रजिस्टर करके देखते हैं। लेट्स से beta@gmail.com, सॉरी ये नेम था, सो इसका नेम हम यहाँ पे देते हैं बीटा, और ये इसकी ईमेल है, और पासवर्ड हम इसका भी 123 ही देते हैं। सो लेट्स सी के हमारा ये हम यहाँ से एपीआई को हिट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका सबसे पहले रिक्वेस्ट का नाम भी हम चेंज कर लेते हैं। सो इसको हम क्या देते हैं, रजिस्टर। सेंड कर दें। सो ये देखें हमारी एपीआई ने रिस्पांस क्या दिया, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और जाके आप डेटाबेस में एक दफ़ा चेक भी कर लें कि बीटा के नाम से कोई यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे देखें beta@gmail.com, ये एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब हम लॉगिन के एंड पॉइंट को हिट करेंगे। सो यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर लें, और इस रिक्वेस्ट का हम नाम दे देते हैं लॉगिन। और ये इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इस रजिस्टर और इसका नाम है लॉगिन। और लॉगिन में हमने क्या डाटा पास करना है। अच्छा, यहाँ पे ये गेट आ रहा है तो आपने मेक श्योर करना है ये आपने गेट है तो गेट ही रखना है, या पोस्ट है तो इस केस में इसको पोस्ट करना है। बॉडी में आए, यहाँ पे रॉ में जेसन, और हमने यहाँ पे नेम प्रोवाइड नहीं करना, ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। सो अब यहाँ पे सेंड करें। ये देख सकते हैं इसने हमें रिटर्न में क्या दिया, ट्रू, और यहाँ पे एक टोकन रिटर्न कर दिया, JWT टोकन। इस टोकन को हम jwt.io पे जाके फिर से चेक करते हैं कि क्या आ रहा है इस टोकन में। और ये देखें यहाँ पे beta@gmail और एग्जैक्ट क्लेम्स यहाँ पे हमें टोकन में रिटर्न हो रहे हैं। सो इस तरह से आप पोस्टमैन से भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो हमारा लास्ट वाला एंड पॉइंट है, थर्ड एंड पॉइंट, वो है वेदर फोरकास्ट वाला एंड पॉइंट। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये किस एड्रेस पे है, https:/weather-forecast। सो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे ऐड करते हैं हम, ऐड रिक्वेस्ट, इसको रीनेम करें, और इस ये है वेदर डाटा। लेट्स से इसका मैं नाम रख लेता हूँ, और वेदर डाटा में ये गेट मेथड है बेसिकली। ये लॉगिन और जो रजिस्टर हैं ये पोस्ट हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव भी हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो वेदर डाटा है ये गेट मेथड है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। सो इस पे अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो मेरे पास अनऑथराइज का यहाँ पे स्टेटस कोड आ रहा है, क्योंकि मैंने JWT टोकन यहाँ से सेंड ही नहीं किया। सो अब हम अपने लॉगिन पे आते हैं। सो लॉगिन पे हम एक बार फिर रिक्वेस्ट भेज देते हैं, नया JWT टोकन ले लेते हैं। सो इस JWT टोकन को यहाँ से हमने कॉपी करना है, और यहाँ पे बॉडी में, यहाँ पे आप हेडर में भेजेंगे। सो ऑथराइजेशन में यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है बियरर टोकन, और यहाँ पे एक टोकन जो भी हमने कॉपी किया है उसको साथ में सेंड कर देना है। यहाँ पे टोकन को पेस्ट करना है और रिक्वेस्ट को सेंड कर देना है। सो अब ये देखें हमारी एपीआई करेक्टली रिस्पॉन्स हमें दे रही है, और हमारा ये जो यूज़र है, क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये लॉगिन यूज़र है, दैट्स वाई वो हमारे प्रोटेक्टेड डाटा पॉइंट को एक्सेस कर रहा है। और वहाँ पे हमने प्रोटेक्टेड डाटा पॉइंट में जो प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट था उस पर जस्ट हमने पूरे कंट्रोलर पे एक ऑथराइज का एट्रीब्यूट लिखा है, और अब इस कंट्रोलर में जितने भी एंड पॉइंट होंगे उनको ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर जिसके पास वैलिड JWT टोकन होगा वही एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी टेस्ट कर सकते हैं कि हम लेट से इस टोकन को थोड़ा सा टेम्पर करें। लेट से हम इसको इसमें से ये एक डिजिट रिमूव करते हैं और फिर दोबारा से सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ये देखिए हमारे पास 401 अनऑथराइज आ रहा है, क्योंकि ये एक वैलिड JWT टोकन नहीं है। सो डूइंग सो हम अपने
जो है हमने एक ऑथेंटिकेशन परफॉर्म की है और ऑथेंटिकेशन एपीआई बना ली है। इसमें अभी हमने लॉगिन और रजिस्टर तो बना लिया, बट एक एंड पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है और वो है लॉग आउट। तो अब हम अपना फाइनल लॉग आउट का एंड पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं। सो http पोस्ट लॉग आउट, ये डबल कोटेशन में लिखना है, ओह माय गॉड, लॉग आउट। और लॉग आउट में ये ऐसा ही होगा, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पब्लिक, नो कॉपी नहीं करता, खुद ही लिखता हूँ, पब्लिक async task of I action result log out। और इसमें हमें कोई मॉडल पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जस्ट लॉग आउट करवा रहे हैं। सो लॉग आउट में क्या होगा, अंडरस्कोर साइन इन मैनेजर डॉट साइन आउट। जो भी यूजर अभी लॉग इन होगा ये उसको साइन आउट कर देगा, और इसको क्योंकि ये एसिंक मेथड है तो हमें अवेट कराना होगा, और उसके बाद हम एक मैसेज रिटर्न कर देंगे ओके स्टेटस के साथ, यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली, यूजर लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। सो ये यूजर को लॉग आउट करा देगा। ठीक है, सो अब हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, लॉग आउट वाले को भी, कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है। सो यहीं से हम इसको टेस्ट करेंगे। लाइक ये लॉगिन का एंड पॉइंट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और एंड पॉइंट ऐड करता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले पोस्ट कर देना है। लॉग इन की जगह हम कर लेते हैं लॉग आउट, और इसका रिक्वेस्ट का नाम भी हम कर लेते हैं लॉग आउट। सो अब हम इसको हिट करते हैं तो ये देखें यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली। सो अब हम इसको स्वैगर से भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आएंगे, एप्लीकेशन को रन करें, स्लैश स्वैगर, यहाँ पे देखें ये लॉग आउट का एंड पॉइंट यहाँ भी आ रहा है, और इसको ट्राई इट आउट करें, एग्जीक्यूट करें। सो यहाँ पे देखें यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली। सो यहाँ पे हमने जितने भी एंड पॉइंट थे उनको क्रिएट कर लिया और उनको टेस्ट किया यूजिंग स्वैगर एंड यूजिंग पोस्टमैन। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एपीआई को कंज्यूम करेंगे और इसके ऊपर एक MVC एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे यूआई के थ्रू हम, लाइक अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ऑथ यूआई ये डिप्लॉय करके मैंने रखी है। सो यहाँ पे देखें रजिस्टर का हम एक फ्रंट एंड बनाएंगे, और यहाँ से हम लाइक अपनी एपीआई को कॉल करेंगे और डेटाबेस के अंदर एक यूजर रजिस्टर करेंगे, फिर लॉग इन करेंगे, और ओनली लॉग्ड इन यूजर फिर प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकेगा। So this is all in this video. Hopefully you like the video, and please subscribe to my channel and follow and share my video. Thank you so much. Goodbye.